आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का अगला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं। अर्थात जब हम किसी ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो वो जो भाग हमें दिखाई देते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जाता है कि ट्रांसफार्मर के भागों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक भाग और एक होते हैं बाह्य भाग, यानी कि आंतरिक संरचना और एक होती है बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना तो कोई संरचना होती है जब किसी ट्रांसफार्मर को के पार्ट्स को अलग किया जाता है तो उसके अंदर जो भाग होते हैं तो उन्हें कहते हैं आंतरिक पार्ट्स, जबकि जो ट्रांसफार्मर के जो बाहर की तरफ जो भाग हमें दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं बाह्य भाग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर के आंतरिक भागों के बारे में। तो आंतरिक भागों के बारे में सबसे पहला जाता है ट्रांसफार्मर की कोर। अब ट्रांसफार्मर की कोर क्या होती है? यह सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाई जाती है। अब जो वर्तमान समय के जो ट्रांसफार्मर है उनमें सिलिकॉन की जगह किसका प्रयोग किया जा रहा है? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रे ओरिएंटेड, यानी कि जो सिलिकॉन के स्थान पर किसकी वरीयता दी गई है? CRGO की। तो ट्रांसफार्मर की कोर प्राय सिलिकॉन स्टील की भी बनी होती है और CRGO की भी बनी होती है। अब ये हो गई ट्रांसफार्मर की कोर। अब इस कोर पे अपन क्या करेंगे? ये हो गई आपकी ट्रांसफार्मर की कोर। अब इस कोर पे अपन क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे। तो अपन एक साइड करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और एक साइड करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? वह वाइंडिंग जिसे विद्युत सप्लाई स्रोत से संयोजित किया जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जबकि जिस वाइंडिंग को विद्युत लोड से, यानी जिधर भार लगा होता है, जिधर तरफ ट्रांसफार्मर का भार लगा होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो वाइंडिंग होती है वो किसकी की जाती है? वो आपकी कॉपर की जाती है। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक टैंक होता है, और टैंक के अंदर अपन कोर स्थापित करेंगे, कोर के ऊपर क्या करेंगे? अपन वाइंडिंग करेंगे और उसके चारों तरफ क्या भर देंगे? ऑयल भर देंगे। अब ये तो हो गए ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर के जो बाह्य भाग होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंजर्वेटर टैंक। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक छोटा सा टैंक लगा होता है। क्या होता है? एक छोटा सा बेलनाकार टैंक लगा होता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब इस टैंक का कार्य क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टैंक में क्या भर होता है। तो इस टैंक में भी क्या भर होता है? ट्रांसफार्मर का ऑयल भर होता है। तो कितना भर होता है? इसके आधे लेवल का, यानी कि इसके आधे स्तर तक क्या भर होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ था। अब इसे आधा क्यों भरते हैं, फुल क्यों नहीं भरते हैं? तो थोड़ी देर के लिए सपोज करो, जब ट्रांसफार्मर पर मान लो किसी कारणवश से लोड बढ़ गया है, यानी कि उस पर भार बढ़ गया है, तब इस पर भार बढ़ जाता है तो ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर का जो अंदर तेल होता है, जो वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग क्या होती है? गर्म होती है, तो जिसके कारण क्या जाती है? कोर भी गर्माती है। तो इसके अंदर जो अपने अचानक पदार्थ बढ़ते हैं वो क्या बढ़ते हैं? ऑयल बढ़ते हैं। तो ऑयल में क्या हो जाएगा? गर्माएगा। अब ऑयल गर्माएगा, अब कोई भी गर्म वस्तु है तो जब भी गर्म होती है तो उसे बहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, यानी कि वो अपने आयतन में बढ़ोतरी करता है। तो जब ये ट्रांसफार्मर ऑयल गर्माएगा तो इसका टेम्परेचर लगभग 100 से 120 डिग्री के आसपास हो जाएगा। 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जब इतना तापमान हो जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या हो जाता है? उबलने लग जाता है। अब ये उबलेगा तो इसे बहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो ये क्या जाएगा? इस पाइप के द्वारा ये ट्रांसफार्मर ऑयल कहाँ पर चढ़ जाएगा? ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो इसकी फैलने के लिए क्या जाएगा? पर्याप्त मात्रा में इसी जगह मिल जाएगी। तो ये कार्य तो हो गया कि ट्रांसफार्मर जब ऑयल गर्माता है तो उसे फैलने के लिए जगह कौन प्रदान करता है? कंजर्वेटर टैंक। अब कंजर्वेटर टैंक का दूसरा कार्य ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर के जो अंदर की जो ऑयल की कमी आती है, अब ऑयल गर्मा रहा है, ठंडा हो रहा है, बार बार ऑयल गर्माता भी है, बार बार ठंडा भी होता है, तो जिसके कारण क्या जाता है? कुछ मात्रा में ऑयल क्या जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो जिसके कारण क्या जाती है? इसके टैंक में ऑयल की टैंक होता है में इसमें ऑयल की कमी आ जाती है। तो इस कमी की पूर्ति कौन करता है? कंजर्वेटर टैंक। तो ये होता है कंजर्वेटर टैंक। तो ये इसके दो कार्य होते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर का जब ऑयल गर्म होकर फैलता है तो उसे पहनने के लिए जगह देता है, प्लस दूसरा कार्य होता है कि जब ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है उसमें जब ऑयल की कमी होती है उस कमी की कौन पूर्ति करता है? कंजर्वेटर टैंक। अब इसी कंजर्वेटर की सहायता से एक नली के द्वारा क्या लगा होता है? ब्रीदर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? ब्रीदर। तो उसमें क्या होती है? एक नली होती है और उसमें सहायता से इसमें क्या लगा होता है? ब्रीदर लगा हुआ होता है। अब ब्रीदर में क्या भरा हुआ होता है? अब ब्रीदर में भरा जाता है सिलिका जेल। उसके अंदर जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े भरे जाते हैं, कांच की सी गोलियाँ होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सिलिका जेल। अब सिलिका जेल का कार्य क्या होता है? इसमें अपन ने सिलिका जेल क्यों भरी? तो इसमें अपन ने सिलिका जेल इसलिए भरी कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्माता है तो वो ऑयल गर्माता है तो कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, तो वापस जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होता है तो वो क्या आएगा? नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए उसे क्या चाहिए? हवा चाहिए। अगर उसे हवा नहीं मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर ही रहेगा। तो ये जब एक तरीके से जब ऑयल नीचे आता है तो उसे क्या होती है? श्वास की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हवा की आवश्यकता पड़ती है।
तो ये ब्रीदर क्या करता है, तो इस टैंक के लिए किसका कार्य करता है, कंजर्वेटर टैंक के लिए किसका कार्य करता है, श्वसक के भांति कार्य करता है। तो जब इधर से हवा खींचेगा तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो ऊपर की तरफ पहुंचा है गर्म ऑयल, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन इसमें अपने सिलिका जेल क्यों भरी, तो जो वातावरण होता है उस वातावरण में क्या होती है, अशुद्धि होती है। उस वातावरण में जो नमी होती है, हवा में क्या होती है, नमी भी होती है, अशुद्धियाँ भी होती है। अगर ये नमी और ये अशुद्धियाँ अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर चली जाएगी तो इसके अंदर जो अपने तेल भरा हुआ होता है, उसका जो तेल है, उसका जो अचालक गुण होता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इसमें किसका गुण आ जाएगा, चालक का गुण आ जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो सकता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो जब ट्रांसफार्मर का ऑयल जब अंदर की तरफ जाता है, नीचे आता है, तो उससे क्या होती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो वह हवा कौन उपलब्ध कराता है, ब्रीदर उपलब्ध कराता है। और उस हवा के साथ साथ अगर नमी और धूल के कण अंदर चले जाएंगे तो उसके जो अचालक गुण है ऑयल के, वो हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो उस नमी में, उस हवा में से नमी को तथा धूल के कण को अलग करने का कार्य कौन करता है, ब्रीदर। ब्रीदर के अंदर कौन बढ़ता है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या कार्य करता है कि हवा में से जो नमी होती है और जो धूल के कण होते हैं उसे अलग करने का कार्य करता है, यानी कि वह शुद्ध हवा ही अंदर जाने देता है। ये होता है हमारा ब्रीदर। तो आपके पढ़ा था कि ब्रीदर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल। अब सिलिका जेल का प्रारंभिक कलर कैसा होता है, तो सिलिका जेल का प्रारंभिक या नमी अवस्था में, यानी नमी रहित अवस्था में, यानी कि इस अवस्था में जब फ्रेश सिलिका जेल होती है तो उसका कलर कैसा होता है, हल्का सफ़ेद या गुलाबी। लेकिन जब यह नमी को सोख लेता है क्या, सिलिका जेल, तो इसका कलर क्या हो जाता है, हल्का नीला या नीला हो जाता है। तो यह ब्रीदर क्या करता है, हवा में से नमी को सोखने का कार्य करता है। और जब यह नमी को सोख लेता है अधिक मात्रा में, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इसे पुनः उस अवस्था में कार्य करने के लिए, यानी इसे नई अवस्था में बनाने के लिए अपन इसे क्या करेंगे, ब्रीदर में से सिलिका जेल को बाहर निकालेंगे और उसे क्या करेंगे, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसे गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो भी उसमें है क्या निकल जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यह एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश सिलिका जेल बन जाएगी। अब इसे हम वापस क्या करेंगे, ब्रीदर में भर देंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो ब्रीदर होता है उसके अंदर क्या भर होता है, उसके अंदर भरा जाता है सिलिका जेल। उसका जब प्रारंभिक कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का सफ़ेद या नीला। और जब जो है नमी सोख लेता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे एक्सप्लोजन बैंड। अब एक्सप्लोजन बैंड क्या होती है, एक तरीके से सुरक्षा युक्ति होती है। तो यह क्या करती है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है। यह कैसे सुरक्षा करेगी, जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, तो जब लोड बढ़ता है तो इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ेगा तो जो बाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग गर्म आएगी। तो बाइंडिंग से कौन से हीट है, कोर, तो कोर भी गर्म आएगी। तो कोर जब ज़्यादा हीट हो जाएगी तो इसके अंदर जो तेल भरा होता है वह भी क्या करेगा, गर्म आएगा। तो वह तेल इतना गर्म हो जाएगा कि वह उबलने लग जाएगा। तो उस तेल का तापमान कितना हो जाएगा, लगभग 100 से या 120 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में हो जाएगा। तो वह तेल कहाँ पर चल जाएगा, तो जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है तो उबलने लगता है। तो उबलता है कोई, जब कोई भी चीज़ उबलती है तो वह कहते हैं अपने आयतन में या उसके अपने आकार में वृद्धि करती है। तो ये गर्म तेल कहाँ पर चल जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में चले जाएगा। लेकिन जब कंजर्वेटर टैंक में इसकी पूर्ति नहीं करता है तो यह जब और भी लोड इसमें बढ़ता जाता है तो यह क्या होता है, यह पर्याप्त जगह को कवर कर लेता है। अब इसे बाकी जगह की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस अवस्था में से और जगह नहीं मिली तो क्या कर सकता है, ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है वो फूट सकता है। तो इसी के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक्सप्लोजन बैंड लगाते हैं। तो यह अतिरिक्त तेल कहाँ पर जाएगा, इस पाइप के द्वारा एक्सप्लोजन बैंड में चला जाएगा। और इस एक्सप्लोजन बैंड के अगले सिरे पर क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम क्या होता है, यह कांच का या पारदर्शी प्लास्टिक से बना होता है। जब ये तेल इस तेल तक आएगा ड्राई से, तो ड्राई फ्रॉम क्या जाएगा, टूट जाएगा। यह अतिरिक्त तेल क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर टूटने से बच जाएगा। तो ये होता है एक्सप्लोजन बैंड। अब हम पढ़ेंगे क्या, बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले भी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की एक सुरक्षा युक्ति होती है। यह एक प्रकार से गैसीय रिले होती है, यानी यह गैस के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह कहते हैं दो प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बकोल्ज रिले कहाँ पर लगी हुई है। तो बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है और जो कंजर्वेटर टैंक होता है, इसके बीच में जो पाइप होता है उसी के बीच में संयोजित होती है कौन, बकोल्ज रिले। अब यानी बकोल्ज रिले का प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर पर हो जाता है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः जीएसएस या पावर प्लांट पर जो ट्रांसफार्मर लगे यानी कि जो बड़ी क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें लगा होता है। तो यह दो कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है कि जब ट्रांसफार्मर में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है या लोड का मान बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें बकोल्ज रिले क्या करेगा, अलार्म
दूसरी सुरक्षित होती है आपकी बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले भी क्या करती है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, जो बड़े क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी कि जो जीएसएस होते हैं, जो पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होता है, तो वहाँ पर जो रिले प्रयोग की जाती है तो वो होती है बकोल्ज रिले। अब यह दो कार्य करती है, एक तो ट्रांसफार्मर पर जब लोड का मान बढ़ जाता है या आंतरिक कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यह क्या करेगा, बकोल्ज रिले अलार्म परिपथ को बजा देगा। तो जब अलार्म बज जाएगा तो यहाँ पर जो भी वर्कर कार्य करते होते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई आंतरिक गड़बड़ी आ गई है, तो वह क्या करेगा, इसे सप्लाई सोर्स से बंद कर देगा। लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद नहीं है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा, बकोल्ज रिले अलार्म बजाएगा पहले तो, उसके बाद में क्या करेगा, ट्रांसफार्मर को मुख्य सप्लाई सोर्स से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये कार्य कौन करता है, बकोल्ज रिले। तो बकोल्ज रिले का दो कार्य होता है, एक तो अलार्म बजाना और दूसरा ट्रांसफार्मर को सप्लाई सोर्स से अलग करना। लेकिन कब करता है, जब किसी आंतरिक शॉर्ट सर्किट या कोई किसी प्रकार की सभी गड़बड़ी आ गई। ये हो गया आपकी बकोल्ज रिले। अब ये होती हैं आपकी एयर डक्ट्स। अब एयर डक्ट्स क्या होती है, आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा तो उसमें जब उसकी बॉडी होती है, बाहर का जो टैंक होता है, उसकी चारों तरफ क्या होती है, पतली पतली पाइप की नलियाँ लगी हुई होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एयर डक्ट। अब इन पाइपों का संबंध किससे होता है, उसके टैंक से। तो जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरा होता है। जब ये ऑयल क्या हो जाएगा, इस पाइपों के द्वारा भी क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, यानी कि इन पाइपों में क्या करता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो इन्हें बनाने, इन्हें क्यों लगाया गया है, तो इन्हें इसलिए लगाया है कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है तो ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ऑयल क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है। तो जब ये गर्म ऑयल बाहर की एयर डक्टों के द्वारा बाहर आएगा तो बाहर क्या चलती है, हवा चलती है। तो हवा जब इन एयर डक्टों से टकराएगी तो ये ऑयल को क्या कर देगी, कुछ मात्रा में ठंडा कर देगी। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो नीचे की तरफ से अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो एयर डक्ट बनाने का यही उद्देश्य है कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, उस ऑयल की जो हीट होती है, उस हीट को कम मात्रा में मतलब ठंडा करना। तो ये होता है आपकी एयर डक्ट्स। एक होता है आपकी ऑयल गेज। तो ऑयल गेज कहाँ पर होता है, कंजर्वेटर टैंक में। तो ऑयल गेज क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल भरा होता है उसका स्तर मापता है। स्तर का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना तेल भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, 25% भरा हुआ है, 50% भरा हुआ है। तो जब इसी के अकॉर्डिंग इसमें तेल की कमी होगी तो इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भर देंगे। एक होता है तापमापी। अब तापमापी का क्या कार्य होता है, तापमापी का लगाया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर के जो अंदर ऑयल भर होता है उस ऑयल का तापमान कितना पहुंच गया है। अगर ऑयल का तापमान 100 से ऊपर पहुंच गया है तो उसे अपन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगर क्योंकि 100 से ऊपर पहुंचने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वह उबलने लग गया है। अब तो वह ऑयल क्या कर सकता है, ट्रांसफार्मर को खराब कर सकता है। तो तापमान क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा होता है उसका जो तापमान है उसे मापने का कार्य करता है। तो ये हो गए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। तो ये हो गए ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। अब इसमें एक भाग और आ जाता है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई जाती है और सप्लाई बाहर की तरफ आती है, तो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई दी जाती है तो वो किसके द्वारा जाती है, ट्रांसफार्मर बुशिंग के द्वारा। यानी कि जो आपके ऊपर की तरफ क्या लगे होते हैं, हल्के से इंसुलेटर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, ऊपर की तरफ क्या लगे होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति में क्या लगे होते हैं, इंसुलेटर लगे होते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बुशिंग। और इन्हीं के द्वारा सप्लाई अंदर जाती है और इन्हीं के द्वारा सप्लाई बाहर की तरफ आती है। अब ये जो बुशिंग होती है वो किसकी बनी होती है, यानी कि एक तरीके से इंसुलेटर है। अब ये किसकी बनी होते हैं, पोर्सिलिन की, चीनी मिट्टी की, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर की जो टोपी होती है, इन बुशिंगों के ऊपर क्या बनी होती है, पीतल की टोपी। तो ये किसकी बनी होती है, पीतल की। अब इनका साइज के अकॉर्डिंग इनका निर्धारण करेंगे, यानी कि एक तो होती है साइज बुशिंग, ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग होती है कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है। तो बड़ी कौन सी होगी, यानी कि जहाँ पर सप्लाई का मान ज़्यादा होगा तो वो तो हो जाएगी आपकी बड़ी बुशिंग। और जहाँ पर ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप है, यानी क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, कौन सा प्रकार है, स्टेप अप है। तो स्टेप अप है तो वह कम वोल्टेज को क्या करेगा, ज़्यादा भी करेगा। तो जो सेकेंडरी साइड में जो बुशिंग होगी, ठीक है, तो यानी कि इनका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है। तो जो आउटपुट टर्मिनल है तो उस पर जो बुशिंग लगी होती है उनका आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड वोल्टेज कम है, तो इन वोल्टेज कम है तो इन बुशिंगों का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इनके ऊपर जो टोपी से लगी हुई है उसे बोलते हैं क्या, वो किसकी बनी होती है, वो पीतल की बनी हुई होती है। तो ये हो गई आपकी क्या, ट्रांसफार्मर की मुख्य बात। इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा और आप भी अच्छी तरीके से पढ़ो। तो एक बार आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ
ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक से कौन से यूज होता है, ब्रेडर से यूज होता है। और कंजर्वेटर की एक तरफ दूसरी तरफ पे लगा होता है एक्सप्लोजन वैन। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर की ऑयल जब गर्म आता है तो उस ऑयल को क्या करता है, बाहर की तरफ निकालने का कार्य करता है। तो इसमें क्या लगा होता है, आगे की तरफ डायफ्राम लगा होता है। अब ये किसका बना होता है, कांच का या पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। और जो कंजर्वेटर टैंक होता है, जो मुख्य टैंक होता है, इसी के बीच में क्या लगी होती है, बकोल्ज रिले। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बकोल्ज रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह गैसीय सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि यह जब ट्रांसफार्मर का जब ऑयल गर्म आता है तो गैस उत्पन्न होती है, तो गैस के द्वारा क्या करता है, यह अपने दोनों सर्किट को या दोनों परिपथों को पूरा करता है। एक परिपथ तो क्या करता है, अलार्म बजाता है, और दूसरा परिपथ क्या करता है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई सोर्स से अलग करने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, कोर होती है। कोर पर अपन क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। अब वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की। और कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की या CRGO। तो CRGO क्या आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि CRGO की फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये क्या होती है, एयर डक्ट्स। एयर डक्ट्स क्या होती है, जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसके चारों तरफ क्या लगी होती है, बेलनाकार पत्तियां लगी हुई है, यानी क्या होती है, बेलनाकार पत्तियां लगी हुई है। इन पत्तियों का संबंध किससे होता है, ट्रांसफार्मर टैंक से होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो गर्म ऑयल होता है वो इधर से आएगा और नीचे होता हुआ अंदर की तरफ वापस प्रवेश कर जाएगा। तो इन्हें अपन ने किस लिए बनाया, तो इन्हें अपन ने इसलिए बनाया कि जब इनसे आर पार हवा निकलेगी, तो हवा चलेगी बाहर की तरफ, तो हवा जब इन एयर डक्ट्स से टकराएगी तो इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वह ऑयल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा ऑयल हो जाएगा तो वह ठंडा ऑयल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ से अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ये होता है आपके एयर डक्ट्स का कार्य। अब आपसे पूछेगा कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो गर्म आता है तो उसका तापमान कितना हो जाता है, तो उसका तापमान लगभग 100 डिग्री के आसपास हो जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु है तो उसे गर्म होने के लिए उसे उबलने के लिए कितना तापमान चाहिए, 100 डिग्री या 110 डिग्री या 98 डिग्री तापमान। कंजर्वेटर टैंक लगा देंगे अपन, एक ऑयल गेज लगा देंगे। अब ऑयल गेज क्या करेगा, इसकी ऑयल का स्तर का माप देगा, यानी कि इसमें कितना ऑयल भरा हुआ है। अगर ऑयल कम हो गया है तो इसमें अपन क्या करेंगे, ऑयल भर देंगे। तो साथ ही साथ इसमें साइड में क्या लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है तापमाप। क्या पर लगा होता है, तापमाप। तापमाप क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उस ऑयल का तापमान मापता है। लेकिन तापमान कितने हैं, तो 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, 50 डिग्री है। अगर तापमान ज़्यादा हो गया है, 100 डिग्री के आसपास हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, तो इससे अपन क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफार्मर को बंद कर देना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसफार्मर की मुख्य बात। तो इससे आगे की जो भी अपने पार्ट्स बच रहे हैं या जो भी अपने जो भाग बच रहे हैं उनके अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए